सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों पिछले कुछ टाइम से अगर देखोगे तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस हमें लगातार वीक देखने को मिल रही है। अब ये वीक परफॉर्मेंस के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है, इस वीडियो में उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो कल के दिन देखोगे तो टाटा मोटर्स अप टू 4% आपको गिरती हुई नजर आ रही थी। आज के दिन में देखोगे तो 2% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रहा था। तो बैक टू बैक सेशन में अगर कंपनी बड़ी बड़ी गिरावट रिपोर्ट करे तो उसके रीजंस भी तो बड़े होने चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स कोई छोटी कंपनी तो है नहीं। अब टाटा मोटर्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है उससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो वो बड़ी न्यूज़ बन जाती है। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स कल के दिन 4% इसलिए पीटी थी क्योंकि इसकी जो सब्सिडरी है जेएलआर, उनके होलसेल वॉल्यूम का जो डेटा हमें रिपोर्ट होता हुआ दिखा उसमें 43% की फॉल हमें देखने को मिली और रिटेल सेल्स में 25% की फॉल देखने को मिली। अब रिटेल सेल्स को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में आपको पता ही होगा। बट जब हम बात करते हैं वॉल्यूम्स के बारे में, ये वॉल्यूम्स क्या है, 43% कंपनी का वॉल्यूम अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा है तो इसका मतलब क्या है। तो देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ मैटर करता है, बट जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो कंपनी का बोल सकते हैं प्रोडक्ट कितना बिका वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाई 10 पीस और 10 का 10 बेच दी तो वो कंपनी का रेवेन्यू नहीं, वो कंपनी का जो वॉल्यूम है वो 10 हमें रिपोर्ट होता हुआ दिखेगा। और मान लो एक प्रोडक्ट का दाम अगर 10 रुपये है तो कंपनी के पास 100 रुपये आ गया तो 100 रुपये कंपनी का हो जाएगा रेवेन्यू। ठीक है। अब ये 10 प्रोडक्ट कंपनी मान लो अगले बार भी 10 ही प्रोडक्ट बेचती है, तो इस बार क्या कंपनी के प्रोडक्ट हमें ज़्यादा बिकते हुए दिखे? नहीं, तो ग्रोथ हमें 0% की देखने को मिलेगी। और मान लो अगर वही 10 प्रोडक्ट कंपनी 12 रुपये के प्राइस पे बेच दे तो यही 100 रुपये जो रेवेन्यू कंपनी का आ रहा था ये 120 रुपये आएगा, यानी कि 20% की ग्रोथ। यानी कि प्रोडक्ट जब कंपनी बेचती है तो उसके प्राइस भी मैटर करते हैं और कितने प्रोडक्ट बेच रही है कंपनी वो भी मैटर करते हैं। क्योंकि अगर मान लो प्रोडक्ट के प्राइस अगर सस्ते हो जाएं तो उस केस में क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू कम हो सकता है। तो सिंपल सा मतलब है कि जो वॉल्यूम्स की बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि कंपनी ने कितना कार बेचा है। पिछले साल कंपनी ने अगर मान लो 100 कार बेचा था तो इस बार कंपनी ने 57 कार बेचा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 43% के होलसेल वॉल्यूम हमें गिरते हुए दिखे हैं और ये एक की रीज़न है टाटा मोटर्स के गिरावट का। अब इससे क्या होगा, इससे सिंपल सी बात है, ये होगा कि आने वाले क्वार्टर्स टाटा मोटर्स के में भी कुछ खास अच्छे देखने को नहीं मिले। अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का जो बोल सकते हैं जेएलआर सब्सिडरी है वो अगर इतना खराब परफॉर्मेंस की है तो इसके पीछे के की रीजंस क्या हैं। तो पहले रीज़न साइबर अटैक, आप सभी को पता है, इसकी चर्चा तो देखने को मिली थी। लास्ट क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला था कंपनी के अर्निंग्स में। साथ में दोस्तों टैरिफ, टाटा मोटर्स बोल सकते हैं यूएस में कोई भी कार नहीं बनाती है। यूएस में इसकी जेएलआर सब्सिडरी की कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। यूरोप में है, रशिया में है, यूके में है। और यूएसए ने जो अभी टैरिफ लगाया था उस वजह से जो कार के प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उसकी वजह से भी डिमांड हमें कम देखने को मिली है। और इन सारी चीज़ों की वजह से जेएलआर के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें इम्पैक्ट आया है। और इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के कुछ खास अच्छे आएंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। भले कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस सही किया, इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी का सही नहीं गया है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में वंस अगेन कुछ खास एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलनी चाहिए हमें। बट एक अच्छी बात है कि अगर हम बात करें ऑटो डिमांड के बारे में तो ये ऑटो डिमांड सिर्फ इस कंपनी का ही नहीं प्रॉब्लम है, पूरे ग्लोबल मार्केट का प्रॉब्लम है। इंडिया में तो देखो फिर भी महिंद्रा अच्छा कर रही है, बट ग्लोबली जब हम बात करते हैं तो टेस्ला का भी नंबर ख़राब चल रहा है। और अगर हम बात करें दोस्तों अदर कंपनी के, लाइक अगर हम बात कर सकते हैं टोयोटा की, निसान की, तो उसके भी नंबर ग्लोबली मार्केट में कुछ खास अच्छे दिख नहीं रहे हैं। तो किसी एक कंपनी का सरदर्द नहीं है, पूरे सेक्टर का सरदर्द है। तो इस वजह से किसी एक कंपनी को गलत ना बोलकर आप पूरे सेक्टर को ही एनालिसिस करोगे तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट। अब दोस्तों अगर हम डीमार्ट की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सुपर देखने को मिला, ज़बरदस्त तेज़ी कंपनी में देखने को मिली। अब ये ज़बरदस्त तेज़ी कंपनी में अगर आई है तो इसके पीछे के रीजंस भी होने चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंट में देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट एक न्यूज़ से घिरी थी। न्यूज़ ये थी कि काफ़ी सारे एनालिस्ट ने बताया था कि कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ हमें स्लो होती हुई दिख रही है। साथ में कंपनी के मार्जिन में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड अगर नेगेटिव कमेंट्री आई है कल या परसों के दिन, तो आज के दिन 4% की ज़बरदस्त तेज़ी दिखा देना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? तो देखो दोस्तों, रीज़न यही हो सकता है जहाँ तक मुझे पता है। कोई भी कंपनी अगर लगातार बैक टू बैक सेशन अगर ऊपर जाती जाए, मान लो अगर 5 ट्रेडिंग सेशन में कोई कंपनी अगर 20% चल तेज़ी दिखा दे, तो छठा ट्रेडिंग सेशन या 7वां ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग ला दे। वही चीज़ आप उल्टा कर दो, कोई कंपनी अगर बैक टू बैक सेशन में अगर वीक परफॉर्म कर रही है तो हो सकता है एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन जाएगा जहां पर कंपनी में अच्छी बाइंग होगी। और वो चीज़ आज के दिन एवेन्यू सुपरमार्ट फेस की है। पिछले कुछ टाइम में ये कंपनी में वन साइडेड गिरावट हुआ है लगभग 25% का, और इस वजह से आज के दिन हो सकता है एक बाइंग आई होगी, जिस वजह से आपको एवेन्यू सुपरमार्ट 4% से ज़्यादा की तेज़ी रिपोर्ट करती हुई दिख रही थी। अब देखो दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट का सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि इसके जो अर्निंग्स हैं वो वैसे ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं जैसे ग्रो किया करते थे। 3 साल का अगर CAGR देखोगे तो इस कंपनी के अर्निंग्स का 15.7% देखने को मिलता है। बट अगर इस बार के रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो वो 13% है, यानी कि पिछले 3 साल के CAGR से भी ये नंबर कम है। और मार्केट ने 80 से भी ऊपर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स इस कंपनी को दे रखा है। और ऐसे वैल्यूएशन पे अगर आप 13, 14 या 15 का ग्रोथ दिखाओगे अपने रेवेन्यू में, तो वो कहीं से भी आपके वैल्यूएशन को जस्टिफाइड नहीं कर पाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कंपनी में गिरावट हो रही थी, बट आज के दिन कंपनी में एक रिवर्सल देखने को मिली है, जो कि प्रॉपर रिवर्सल नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो और इस पर रिसर्च भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। साथ में कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है। डिक्सन के भी टेक्निकल्स को वहाँ पर मैं अपडेट करवा दूंगा, आप उस चीज़ को भी चेकआउट कर लेना। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो ये कंपनी में गिरावट बैक टू बैक सेशन में दिख रही है। कल के दिन भी कंपनी पिटी थी और आज के दिन भी कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा है नहीं। कल के दिन अगर देखोगे तो गिरावट इस कंपनी में भी हुआ था, काइनेस में भी हुआ था। और आज के दिन को छोड़कर अगर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो डिक्सन करीब 8% तक आपको गिरती भी दिख चुकी है। तो गिरावट के मेन रीजंस क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों बोल सकते हैं ग्रोथ कंसर्न है। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से की रीजंस अपडेट किया गया है डिक्सन को लेकर। और ये की रीजंस की बात करें तो मेनली 3 पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया है। उन्होंने सबसे पहले बताया है कि वॉल्यूम और मार्जिन दोनों में रिस्क हमें देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। क्यों भाई? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रूवल हमें नवंबर 2025 में देखने को मिल सकती थी, मतलब PN3 अप्रूवल फॉर जॉइंट वेंचर वीवो एंड HKC के लिए, वो अभी तक हमें देखने को मिली नहीं है। कंपनी के हिसाब से उम्मीद किया जा रहा है जनवरी 2026 में। बट वो सारी चीज़ें जब होंगी तो उसके बाद थोड़ी हो सकता है ओपिनियन आपको चेंज होती हुई दिखे। तो ये पहला पॉइंट है जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। दूसरा पॉइंट मेंशन किया गया है कि मेमोरी की अगर हम प्राइजेस की बात करें उसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, जिस वजह से स्मार्टफोन का जो बजट है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और इससे क्या होगा कि कई सारे जो ब्रांड हैं वो लूज़ करेगी मार्केट शेयर को, और इस वजह से कंपनी का जो बोल सकते हैं स्मार्टफोन वॉल्यूम्स हैं वो रिस्क पे आ सकता है, यानी कि स्मार्टफोन वॉल्यूम्स कंपनी का वीक परफॉर्म कर सकता है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर हम बात करें दिसंबर 2025 के क्वार्टर के बारे में, तो वहाँ पर स्मार्टफोन वॉल्यूम्स हमें वीक परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। तो ये भी पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया है। और दोस्तों साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर हम बात करें एग्जीक्यूशंस की, तो वो हमें डिले देखने को मिल सकती है, जिस वजह से भी कंपनी का मार्जिन एंड वॉल्यूम्स रिस्क पे आ सकता है। और इसको डिक्सन टेक्नोलॉजी
कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी के Q3 के जो अर्निंग्स हैं वो हमें फ्लैटिस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से आने वाला रेवेन्यू कंपनी का म्यूटेड रह सकता है और कंपनी का जो सोर्सिंग ब्रांड से जो कंपनी का रेवेन्यू आता है उसकी डिमांड हमें स्लो होती हुई दिखी है। तो इन सारे कारणों की वजह से वो कुछ खास अच्छी कमेंट्री डिक्सन को लेकर नहीं कर रहे हैं। बट इसके अगेंस्ट में अगर देखें तो जेफरीज ने कमेंट्री किया है कि 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक EMS फर्म्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई नज़र आ सकती है। अब उन्होंने बताया है कि अगर हम बात करें 2025 से 28 तक के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, तो जेफरीज की एक्सपेक्टेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो 44% CAGR से अपने EPS को ग्रो कर सकती है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि गवर्नमेंट की तरफ से PLI स्कीम्स की भी बेनिफिट मिल सकती है फॉर कॉम्पोनेंट्स हैज़ सपोर्टेड ग्रोथ इन द सेगमेंट, यानी कि कॉम्पोनेंट्स बनाने के लिए PLI स्कीम की सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आ सकती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उन सारी चीज़ों के लिए ये फेवरेबल हो सकता है 2026 में। और साथ में दोस्तों उन्होंने नहीं, इसके अलावा डिक्सन ने खुद की कमेंट्री ये की है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो अपने आपको 30 से 35% CAGR से ग्रो करते हुए देखने को देख रहे हैं। और अगर 2028 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहाँ पर वो अपने रेवेन्यू को 1 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं और 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक वो नंबर 80,000 करोड़ तक चला जाएगा। ये डिक्सन का खुद का गाइडेंस है। तो देखते हैं कि डिक्सन का जो गाइडेंस है, ब्रोकरेज हाउस का जो गाइडेंस है, उन सारी चीज़ों की बेसिस पे आने वाले क्वार्टर्स में अर्निंग्स कैसे आते हैं। CLSA ने तो बोल दिया कि कंपनी के अर्निंग्स गाइडेंस कट भी हो सकती है Q3 में, उस चीज़ पे भी ध्यान देना है। तो बोल सकते हैं मल्टीपल ओपिनियंस है डिक्सन को लेकर, इसी वजह से लगातार डिक्सन टेक्नोलॉजी में आपको उथल पुथल देखने को मिल रही है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने 4:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप डिक्सन के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।